हम लोग अपनी क्लास जो फिर से आपको एक बार बता दें कि हम लोग एनसीईआरटी के फाउंडेशन कोर्स को करने की कोशिश कर रहे हैं। या समवन पुट द क्लास ऑन द रिकॉर्डिंग बिकॉज अंजलि और ऋतिक होंगे। यू रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग इज देयर। देखिए, एक मैं आपको जिस तरह से क्लास कर रहा हूं, आपकी मेंस की आंसर राइटिंग भी जरूरी है। अब मेंस की आंसर राइटिंग के लिए हमने क्या किया है, हम आपको कुछ सवाल फ्रेम कर रहे हैं। उन क्वेश्चंस को आप एनसीईआरटी के बियॉन्ड लिखने की कोशिश मत करिए। कई बार क्या होता है कि बहुत से कोचिंग वाले आंसर राइटिंग के नाम पर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग इज नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? आपके पास नॉलेज हो, ज्ञान हो और आप लिख सकें। जिस आप लोग हालात पर हैं, अभी आपके पास बहुत नॉलेज नहीं है, इसलिए आप एनसीईआरटी के बियॉन्ड लिखने की कोशिश मत करें। दूसरा, आप जब एनसीईआरटी के बेस पर क्लास 6 के एनसीईआरटी हम लोग पढ़ा रहे हैं, उस क्लास 6 के एनसीईआरटी के बेस पे आंसर लिखें। उसके बाद आप यह देखने की कोशिश करें कि अगर मेरे पास एडवांस नॉलेज है तो क्या एडवांस नॉलेज सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है इस बेसिक नॉलेज से, और आप एक ऐसे इंटरेस्टिंग कंक्लूजन पर अराइव करेंगे कि यार नहीं, ये बेसिक नॉलेज सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। तो उसका असर क्या हो गया कि आपके पास 50-60 शब्द ऐसे हैं जो आपको क्लास 6 से ही प्राप्त हो रहे हैं, आपको इसका एहसास नहीं हो रहा है। तो जो अपना अपना ये फाउंडेशन कोर्स का जो एक पूरा सिस्टम है, वह एक नए तरीके से एनसीईआरटी के सहारे सिविल सर्विसेज को समझने का है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम अराउंड 31 जनवरी के आसपास या 28 फरवरी के आसपास जब हम लोग इस फाउंडेशन कोर्स को क्लोज करके एडवांस कोर्स की तरफ बढ़ेंगे, तो आपके पास एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई भी सवाल दिया जाए मैं कुछ तो लिख लूंगा। तो मैं इस रास्ते पर काम कर रहा हूं कि ऑन 20 फरवरी 2022 आपके पास ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि चाहे जो सवाल आए मैं कुछ तो लिख लूंगा या मैं कुछ तो लिख लूंगी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है किसी एस्पायरेंट के लिए। इसलिए जो मेरे पास एक दो एस्पायरेंट हैं जो लास्ट ईयर इंटरव्यू दिए थे, मेंस दे रहे हैं, उनको मैं सेम रास्ते पर ले चल रहा हूं कि आप उस सहारे देने की कोशिश करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हमने जहां पर क्लास, आई एम अगेन रिपीटिंग, आई एम नॉट यूजिंग ए सिंगल सेंटेंस बियॉन्ड लाइक द क्लास 6। अगर आप मैं कुछ क्लास 6 के बियॉन्ड यूज करूंगा आपको जरूर बता दूंगा। तो आप ये समझने की कोशिश करिए, हम जितना भी क्लास कर रहे हैं उस क्लास 6 की एनसीईआरटी को ही एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। हम लोगों ने कल सिटी लाइफ की बात की थी, व्हाट इज द सिटी लाइफ। अब सिटी लाइफ के बाद जो भारत में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो वैदिक एज है, एक पिछड़ा हुआ कदम है, ए स्टेप बैकवर्ड। जो हमारे पास हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी है, उस हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी में वैदिक एज इंडस वैली के बाद आता है। इंडस वैली में मेरे पास सिटी लाइफ थी और वैदिक एज में हमारे पास सिटी लाइफ नहीं थी। तो इस आधार पर हम कहते हैं वैदिक एज स्टेप बैकवर्ड है कि हम सिटी लाइफ से एक पेस्टोरल लाइफ की तरफ हम टर्न कर गए। तो जो हमारी सिटी लाइफ थी, जिसको हमने कल समझने की कोशिश की कि जब हमारे पास व्यापार होने लग गया, जब हमारे पास अधिशेष सरप्लस आने लग गया और हमारे पास जो अधिशेष था उस अधिशेष के साथ साथ हल्पशिप, आर्टिजनशिप आने लग गया, और जब हमारे पास ग्रेजुअली ट्रेड इंक्रीज करने लग गया, उससे क्या हो गया, क्राफ्ट्समैन बिगेन टू लिव टुगेदर एंड सच विलेज ग्रू इनटू टाउन। अगला चीज क्या है, कैसे गांव का शहर में विकास हुआ।
देखिए ये सब ऐसी चीजें हैं, ये इतिहास की ही नहीं है, ये आपके जीएस के हर पार्ट की है। हाउ द सिटी ग्रो, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक, शहरों का विकास हुआ, तो इस शहरों के विकास में जो हमारे वीवर्स हैं, पोर्टर्स हैं, पॉटर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, अब इसी को आप प्रीलिम्स के सवाल में लेके जाइए, इस सेम फैक्ट को, इसको आप प्रीलिम्स के सवाल में लेके जाइए कि शहरों के विकास में किसका योगदान है, कि शहरों के विकास में किसका और किस तरह का योगदान है। जब लार्ज विलेजेस के लोग प्रॉस्परस होने लगे, जहां समझ में ना आवे आप जरूर बोलिएगा, जब लार्ज विलेजेस के लोग के प्रॉस्परस होने लगे, अमीर होने लगे, और वो ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे, और उनका जो प्रोडक्शन था वह अपने रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो गया, प्रोडक्शन जो है रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो गया। तो अब इसको जरा इकोनॉमिक्स से, प्रोडक्शन इज मोर देन रिक्वायरमेंट। तो जैसे प्रोडक्शन इज मोर देन रिक्वायरमेंट हुआ, एक्सचेंज की आवश्यकता आ गई। पर जब आपके पास प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो क्या करोगे, आप एक्सचेंज करोगे अपने सरप्लस फूड को। अब जो एक्सचेंज हुआ, क्लॉथ, पोल्ट्री और ऑर्नामेंट से हुआ। क्लॉथ, पॉटरी, ऑर्नामेंट से हुआ। जो आपका सरप्लस हो गया, आपका फूड प्रोडक्ट, वो क्लॉथ, पॉटरी, ऑर्नामेंट से आप एक्सचेंज हो गया। अब क्या हो गया, अब यह it was no longer necessary for every family to work in the field and produce in its own food. अब जब परिवार के हर व्यक्ति के लिए, परिवार के हर व्यक्ति के लिए इस बात की आवश्यकता नहीं रह गई कि वह खेतों में काम करें, तो इसके कारण क्या हो गया, इससे और विधाएं विकसित होना आरंभ हो गई। द न्यू सिस्टम हैज बीन स्टार्टेड। और जो थे वीवर्स थे, पोर्टर्स थे, कारपेंटर थे, ये एक्सचेंज करते थे आर्टिकल जो फूड के अगेंस्ट में। इससे ट्रेड इंक्रीज हुआ और क्राफ्ट्समैन साथ रहने शुरू हो गए, और इससे सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो हाउ सिविलाइजेशन स्टार्टेड, कल हमने बात किया था इसको, हम इसको थोड़ा से आपको रिवाइज कर रहे हैं कि बिगिनिंग ऑफ लिविंग इज जनरली टेकन एज। अब सवाल क्या हो गया, सिविलाइजेशन स्टार्ट कैसे हुआ। सवाल क्या हुआ कि हाउ सिविलाइजेशन हैज बीन स्टार्टेड। लिविंग इन टाउन इज द स्टार्ट। लिविंग इन टाउन, ये सब याद रखिए। जब शहरों में लोगों ने रहना शुरू किया, तो बिगिनिंग ऑफ लिविंग इन टाउन इन एज स्टार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन। जब ज्यादा फूड हो गया, क्राफ्ट हो गया, फूड और क्राफ्ट का एक्सचेंज होने लगा, गांव और विलेज में और शहर के बीच एक्सचेंज आरंभ हो गया। इस एक्सचेंज इंक्रीज किया। हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड। टेक्नोलॉजी का विकास कैसे हुआ, हाउ टेक्नोलॉजी डेवलप, कि टेक्नोलॉजी का विकास हुआ कैसे। जब ये एक्सचेंज इनकरेज हुआ, फूड, क्राफ्ट, एक्सचेंज, ये आप चार्ट बनाइए, यू मेक दिस चार्ट। जब फूड और क्राफ्ट के बीच में एक्सचेंज हुआ, कैसे हुआ, बिटवीन टाउन्स एंड विलेज। अगेन लिसन केयरफुली, जब हमारे पास इनफ फूड प्रोड्यूस हो,
और उसके साथ साथ एक ऐसा वर्ग विकसित हुआ जिसकी की एक्सपर्टीज थी क्राफ्ट में। तो प्रोड्यूस ऑफ वेरियस काइंड्स का जब एक्सचेंज हुआ किसमें, बिटवीन टाउन एंड विलेज। एक तो एक्सचेंज क्या है, ये हुआ, ये वेरियस टाइप ऑफ एक्सचेंज हुए, किसके बीच हुए, टाउन और विलेज के बीच में हुए। तो जब वेरियस टाइप ऑफ एक्सचेंज हुए वो टाउन और विलेज के हुए, तो इस एक्सचेंज ने इंकरेज किया डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इस सवाल को आप प्रीलिम्स में आप इमेजिन करिए, मेजॉरिटी लोग इस सवाल को गलत कर देंगे और ये सवाल आपके क्लास 6 में है। इस सवाल की अगर कॉम्प्लेक्सिटी आप समझने की कोशिश करिए तो ये सवाल एक पूरे कॉन्सेप्ट को आपके सामने लेके आ रहा है। एक तरह कहा जाता है कि कहा जा सकता है ये सवाल बड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये क्लास 6 में ही समझा दिया गया है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का विकास। सिंपल सा सवाल क्या है, टेक्नोलॉजी का विकास किस तरह से हुआ। अब आपको एग्जामिनेशन हॉल में लगेगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल है, कि कल्चर का सवाल है, ये हिस्ट्री का सवाल है। सवाल किसका है, कल्चर का। ये जो हमारा डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के बीच दो महत्वपूर्ण चीज काम कर रही है, क्या, एक्सचेंज, एक एक्सचेंज। तो एक्सचेंज एक आपका इंपॉर्टेंट शब्द है, एक्सचेंज जो है वो आपका मेन शब्द है, एक्सचेंज। तो आप अगर मान लीजिए आपके सवाल में एक्सचेंज का इस्तेमाल किया गया कि टेक्नोलॉजी के विकास में विनिमय ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, मान लीजिए सिर्फ यही इस्तेमाल हो गया, अब आपको ये सवाल समझ में नहीं आएगा कि हाउ एक्सचेंज है, ए एक्सचेंज, बी इनोवेशन, सी ह्यूमन जील, डी डिवाइन इंटरवेंशन। सवाल ऐसे आते हैं ना, आप लोगों ने मेंस का पेपर देखा है, हाउ टेक्नोलॉजी डेवलप। ठीक, सब हो गया सवाल। हाउ टेक्नोलॉजी डेवलप, ए एक्सचेंज, इसको और बेहतर लिख सकते हैं बट आई एम एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, मेरे को कम से कम ए एक्सचेंज, बी इनोवेशन, सी ह्यूमन जील, डी डिवाइन इंटरवेंशन। इस बात की संभावना कम है कि आप इस पे टिक लगाओगे, आप टिक इस पे लगाओगे, यस, लेकिन ये गलत होगा। सही क्या हो रहा है कि जो टेक्निक कितना, मैं मतलब क्लास 6 की किताब से कितना कठिन सवाल बन रहा है। इट इज टफेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास 6, फ्रॉम द बुक ऑफ द क्लास 6, कि जब हमारा इनफ प्रोड्यूस हो गया, कुछ लोग ट्रेड में क्राफ्ट में स्पेशलाइज कर गए और वेरियस काइंड्स ऑफ एक्सचेंज होने लगे बिटवीन टाउन्स एंड विलेज, और दिस एक्सचेंज ने इनकरेज किया डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। गॉट इट क्लियर, नॉट क्लियर? इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, very interesting concept, but if we not read it carefully, हम इसी पे लगाएंगे टिक, 100% टिक इसी पे लगेगा, 100%, because we are not able to understand how the technology has been evolved in the history। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया है इरफान हबीब ने। हम जब कभी आगे जब एडवांस क्लास करेंगे तो जो इरफान हबीब ने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ाया है हिस्ट्री के माध्यम से, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। राइट नाउ इट इज नॉट नीडेड। अब जो नॉलेज था एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे पास हो रहा था, और जब हमारी राइटिंग का इस्तेमाल हुआ, राइटिंग का यूज शुरू हुआ, तो राइटिंग के यूज से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इस्तेमाल होना शुरू हुआ, और इकोनॉमिक डिफरेंसेस की बात हमने कल की हुई थी, कैसे इकोनॉमिक डिफरेंस हेल्प कर। नाउ स्टार्ट द टॉपिक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जो अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड हुआ है इंडिया में, हड़प्पा। अब एक सवाल प्री का क्या हो गया, अर्लीस्ट कौन सा डिस्कवर हुआ है, ये कहां पर है, पंजाब।
तो जो अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड हुआ है इंडिया में, हड़प्पा पंजाब में हुआ है। और जो उसके बाद जो इंडस वैली का दूसरा शहर मिला है वो है मोहनजोदड़ो। तो एक आप लोग कहीं कॉर्नर में सवाल अब लिख लीजिए कि आपको क्या तैयार करना है, किस कालक्रम में, किस क्रोनोलॉजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों को खोजा गया। यू राइट डाउन ऑन द नोट्स, इन योर नोट्स राइट डाउन इन ए कॉर्नर कि आपको क्या तैयार करना है। एडवांस क्लास में हम लोग तैयार करेंगे कि क्रोनोलॉजी ऑफ द सिटीज इज कवेटेड ऑब्लिक डिस्कवर्ड इन द कोर्स ऑफ टाइम। तो कई बार सवाल बन सकता है कि वो आपको 4 शहरों का नाम दे दें, बुरे कालक्रम से आप सजाइए कौन शहर कब कब प्राप्त हुआ। तो एक क्या, वो पहला क्या हड़प्पा है, दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहां पे, सिंध। दूसरा आपको क्या याद करना है, एक और लिखिए आप कॉर्नर में, आपको एक चीज और तैयार करनी है कि जो सिटी प्राप्त हुई है वो किन किन राज्यों में है, in which states these cities are there। और यह 2 महत्वपूर्ण सिटी प्राप्त हुई है और आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको कहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों कहा है, क्योंकि ये जो ये सिविलाइजेशन है, ये सिटीज है जो है सेम कल्चर एज फाउंड इन इंडस वैली, सेम कल्चर। अब देखिए बार आ गया, इनको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा गया, वाई दिस सिविलाइजेशन कॉल्ड इंडस वैली, बिकॉज जो ये सेम कल्चर फाउंड की गई एज इन इंडस वैली। तो एक आपका क्या हो गया, सिटीज। आपको सिटीज के बारे में समझना होगा, या पूरा चार्ट आप लिख लो, कंप्लीट लिख लो, मैं एक एक चार्ट पे आप यू राइट ऑन कंप्लीट दिस वन बाय वन। वह एक जो यह इंडस वैली सिविलाइजेशन बढ़ने लगी, खोजने लगी, उसमें एक सिटी हुई है रोपर। एक और सिटी है जिसको कहते हैं, हिंदी बोलते हैं रोपर। ये कहां पे है, नियर चंडीगढ़, नियर चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ के पास में है रोपर। दूसरा एक नेक्स्ट क्या है, लोथल। लोथल, लोथल कहां पे है, गुजरात में है, अहमदाबाद के पास है। तो रोपड़ कहां पे हो गई, चंडीगढ़ में हो गई। लोथल कहां पे हो गई, नियर अहमदाबाद। कालीबंगा राजस्थान, कालीबंगा कहां पे है, कालीबंगा राजस्थान पे है। कोट दीजिए सिंध, कोट दीजिए कहां पे है, कोट दीजिए यह सिंध पे है। कम से कम यूपी पीसीएस का सवाल क्लास 6 से सॉल्व हो जाएगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, कालीबंगा, कोट दीजिए, 6 शहर हैं। इन 6 शहरों पे सवाल जो यूपी पीसीएस का, जो पीसीएस सबसे कठिन परीक्षा है, वह आपका क्लास 6 से सॉल्व हो जा रहा है। किसी किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अगर यह कालक्रम बनाया गया, यह बनाया गया कि कौन सा प्लेस किस राज्य में पड़ता है। यूपीएससी ऐसे सवाल कब पूछती है, स्टेट सर्विसेज पूछती है। तो पीसीएस के सवाल आप क्लास 6 से सॉल्व कर देंगे, कोई जरूरत नहीं एडवांस किताब पढ़ने की। माई होल जर्नी टू टेक फाउंडेशन कोर्स टू एक्सप्लेन यू कि कैसे बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग होती है। मेरी एक कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया, इस बार उसका प्री नहीं हुआ आईएएस का। मैंने उससे एक ही बात बोली कि आपका राइटिंग ठीक है, आपने इंटरव्यू दिया, लेकिन आपकी फाउंडेशन कमजोर है। उसको मैंने फिर बोला आप क्लास 6 से शुरू करो, बिकॉज योर फाउंडेशन इज वीक। आप मुझे क्लास 6, 7, 8 खत्म करने दो, आपको खुद लगेगा कि आपको क्लास 6, 7, 8 के बारे में बहुत कम पता था।
इस बात में चाहे जितने अच्छे मार्क्स आपके क्लास 6, 7, 8 में आए होंगे, आप इस बात का एहसास हो जाएगा मुझको क्लास 6, 7, 8 में 20-25% ज्यादा नहीं आता था। और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी उन लोगों ने इसको स्लिप किया होगा। और जो आपकी मैगजीन छापती हैं, जो आपसे पैसा कमाती हैं, यही उठा के छाप देती हो। तो आप क्लास 6 की इश्यूज को लेके ही आप काम कर सकते हैं। तो क्या हो गया? लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, कोट दीजी सिंध। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? यह स्प्रेड है ओवर एरियाज बियॉन्ड इंडस वैली, एरियाज बियॉन्ड इंडस वैली। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहने का आपको दो कारण मिल गया। एक कारण क्या मिल गया कि आर्कियोलॉजिस्ट कॉल करते हैं सिविलाइजेशन को द इंडस वैली बिकॉज बोथ दी सिटीज एंड अदर सिटीज शेयरिंग द सेम कल्चर। दूसरा क्या मिला? इट्स स्प्रेड ओवर द एरियाज बियॉन्ड द इंडस वैली। हड़प्पा कल्चर को स्प्रेड किया गया है। अब अगला सवाल क्या है? हड़प्पा कल्चर कहां कहां पे है? एरियाज। ये सारे जो सवाल हैं सब प्रीलिम्स के बड़े हिट सवाल हैं। ये सब प्रीलिम्स के हिट सवाल हैं। आप अगर प्रीलिम्स का सवाल देखिए 10 सालों को, आप बहुत सवाल मेरे। तो जो एरिया आप हड़प्पा कल्चर कहां है? सिंध, बलूचिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान। तो इसको मैं सवाल में आपसे बना देता हूं। ए सिंध, बी बलूचिस्तान। सवाल क्या है? एरिया क्या है? हड़प्पा कल्चर का एरिया क्या है? सिंध है, बलूचिस्तान है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, वेस्टर्न यूपी। और बताइए कि किसी को है याद? क्लास में पहले पढ़ाया जा चुका है। जम्मू, हरियाणा, हरियाणा, जम्मू, हरियाणा, जम्मू। एक और है नॉर्दर्न राजस्थान, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। अब देखिए आपका सवाल गलत कैसे कराएंगे? आपका सवाल कैसे गलत कराएंगे? वो क्या करेंगे? ये इन सारों में से 3 निकाल लेंगे और चौथा क्या लिखेंगे? एक लिख देंगे। कौन सा लिख देंगे? आपका क्या है? वेस्टर्न यूपी। लिख देंगे नॉर्दर्न यूपी। दूसरा गलत कराने का रास्ता क्या है? नॉर्दर्न राजस्थान। यहां लिख देंगे वेस्टर्न राजस्थान। जब यह सवाल फ्रेम करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का एरिया क्या क्या था, इस सवाल उन्होंने एक ये निकाल लिया, एक ये निकाल लिया, एक ये निकाल लिया और एक साथ में ये जोड़ दिया। बोल दिया क्या गलत है? अब नॉर्दर्न राजस्थान और वेस्टर्न राजस्थान में आपको कंफ्यूज करा देंगे। सवाल को फ्रेम कर क्या करेंगे? हड़प्पा सभ्यता में कौन सा एक एरिया नहीं था? तो ए हो गया नॉर्दर्न, एक हो गया सिंध, बी हो गया पंजाब, सी हो गया नॉर्दर्न राजस्थान, डी हो गया वेस्ट राजस्थान। अब आप नॉर्दर्न, अब एक ही का आंसर लगाएंगे। अब नॉर्दर्न और वेस्टर्न में आप मिस्टेक कर देंगे। इसको और टफ करना होगा। तो जो नॉर्दर्न राजस्थान है इसको क्या कर देंगे? एबीसीडी करा देंगे। तो जो एरिया नहीं है, तो वेस्टर्न राजस्थान नहीं है। मान लो कि ये आपका ऑप्शन ए है, ये आपका ऑप्शन ये आपका ऑप्शन बी है, ये आपका ऑप्शन सी है, ये आपका ऑप्शन डी है। अब इसको क्या करेंगे? ए बी डी, बी सी डी, ए बी
सी, बी, डी। अब उन्होंने डी को 3 जगह डाल दिया। अब आपको कंफ्यूजन क्रिएट करा देंगे। यूपीएससी ऐसा काम बहुत करती है। तो हमको जब कोई भी तैयारी करनी है, हमको इस बात को समझना होगा कि कैसे सवालों की फ्रेमिंग होती है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप ये क्लास 6 की किताब कितना ज्यादा आपको इनलाइटन कर रही है, कितना आपके अंदर इग्नोरेंस को जन्म दे रही है कि मैं कितना इग्नोरेंट आदमी हूं या मैं कितनी इग्नोरेंट लड़की हूं। उसका रीजन क्या है कि हमने इस तरह से इसको देखने की कोशिश नहीं की। इट्स क्लियर? एनी डाउट? तो जो हड़प्पा सभ्यता का जो एक विस्तार है, अब इसको सिविलाइजेशन हम क्यों कहते हैं? वाई वी कॉल ए सिविलाइजेशन? वाई वी कॉल सिविलाइजेशन? यह सिविलाइजेशन क्यों है? व्हाट इज द रीजन टू कॉल हड़प्पा सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन ए सिविलाइजेशन? उसका कहना क्या है? उसका रीजन क्या है? पीपुल वेर लिविंग a more advanced life than those of the previous primitive age. जो इस समय के लोग थे वह एक एडवांस लाइफ में रहा करते थे, और इनका जो सिटी का कल्चर था वह पूरा वेल प्लान्ड था और प्रॉपरली देखा जा रहा था, और लोग प्रॉस्परस थे। तो हड़प्पन पीपुल को पता था हाउ टू राइट। अब देखिए, सिविलाइजेशन का रास्ता क्या है? एडवांसमेंट, प्रॉस्परस, knowing things, knowing writing, economic activity, trade, polity, religion, और कुछ? There are certain reasons to be called a system or a civilization system as a civilization. तो हड़प्पा सभ्यता में एडवांसमेंट था, प्रॉस्पेरिटी थी, लोगों को चीजें पता थी, लोगों को लेखन आता था, इकोनॉमिक एक्टिविटी था, ट्रेड था, फॉरेन रिलेशन, और ऐड कर दो, जितना भी ऐड कर दो। अब चलिए इसी को हम मेंस का सवाल बना देते हैं। चलो, कम ऑन द मेंस क्वेश्चन। व्हाई वी कॉल इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ सिविलाइजेशन? मैं 150 शब्द लिख दूंगा क्लास 6 की ही किताब से। वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉल्ड सिविलाइजेशन? अगर आप देखिए 2-3 साल पहले एक सवाल आया हुआ है, जब उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को और सिविलाइजेशन से कंपेयर किया हुआ है। अगर आपने यही समझ लिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, तो जब आप दूसरी सिविलाइजेशन पहनेंगे, तब आप पढ़ेंगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा। तो व्हाई वी कॉल इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ सिविलाइजेशन? देयर वाज एडवांसमेंट, देयर वाज a prosperity, people were knowing the things, they know the amusements, they know the entertainments, they know how to write, they know the language. These are the reason this is called a Indus Valley civilization. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अगर इसको हम देखते रहे तो जो हड़प्पा कल्चर ग्रू किया है, डेवलप इंडिया, एट द सेम टाइम, यह जो ग्रू किया है एट द सेम टाइम, जब अदर सिविलाइजेशन ग्रू कर रही थी, जब अदर सिविलाइजेशन ग्रू कर रही थी, उस समय इसका विकास हो रहा था। जो एशिया और अफ्रीका के अदर पार्ट में, मेनली जो वैली ऑफ नाइले, यूरोफेट्स, टिग्रिस, जो यह कई नदियों के किनारे, अब 4 नदी, नाइले, आपने कभी नाम सुना है, कभी पढ़ा है? नाइले, यूफ्रेटस, टिग्रिस, नाइले, यूफ्रेटस, टिग्रिस, होंगहो,
इससे हम कहना क्या चाह रहे हैं? व्हाट वी वांट टू से कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कालक्रम है, जो विकास है, वो उस समय हुआ है जब और सिविलाइजेशन एशिया और अफ्रीका में, खासकर किस पर, एट द वैली ऑफ रिवर्स, ये सब रिवर्स के नाम है। इससे भी एक सवाल बन सकता है, ये सब रिवर्स के नाम है। जब इन रिवर्स के किनारे एक सभ्यता का विकास हो रहा था, उसी समय हड़प्पा सभ्यता का विकास हो रहा था। जो हड़प्पा कल्चर हो बिकेम इंपॉर्टेंट अबाउट 4500 ईयर्स अगो। तो क्या है, यह 2500 बीसी, यह 2500 बीसी की है। और इन इजिप्ट देयर वाज ए सिविलाइजेशन ऑफ द फेरोज, PHARAOOHS, PHARAOHS। जिस समय हड़प्पा सभ्यता का विकास हो रहा था, उस समय इजिप्ट में सिविलाइजेशन फेरोज थी, हु बिल्ड द पिरामिड्स एट दैट टाइम। पिरामिड्स, ये पिरामिड्स उस समय बनाया करते थे। उस समय यह जो यह कहते इजिप्ट की सभ्यता थी, यह पिरामिड बनाया करते थे इन द रीजन ऑफ, जिसको हम इराक बोलते हैं। सुमेरियन सिविलाइजेशन था, हड़प्पन पीपुल के साथ ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट थे, विद द सुपर ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट, सुमेर। अभी हमने आपको कहा था हमारे फॉरेन रिलेशन थे, तो हमारे ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट थे। तो उस समय सुमेर के साथ हमारे ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट थे। तो जो सुमेरियन सिविलाइजेशन थी, उनके साथ हड़प्पन पीपुल के ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट थे। इवन इन दोज डेज इंडिया का अदर पार्ट से ट्रेड। अब देखिए, इसको आप यूज करिए आपने इंटरनेशनल रिलेशन में। इंटरनेशनल लिखिए कहीं कहीं आप कॉर्नर में, टू यूज इन द इंटरनेशनल रिलेशन, राइट डाउन इन द कॉर्नर ऑफ योर नोटबुक कि हाउ टू यूज इन द इंटरनेशनल रिलेशन। I think my speed is not fast. If speed is fast, I can slow down because the class is quite intense और analytical है। इसे थोड़ा सा दिमाग को संजीदा रखने की आवश्यकता है। तो आप इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे यूज करेंगे कि जब हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो वर्ल्ड की कही जाती है, उस समय हमारे ट्रेडिंग कॉन्टेक्ट थे किससे, सुमेर के साथ। तो जो सुमेर की सभ्यता थी, उससे सुमेर थे, और हड़प्पन पीपुल ट्रेडिंग कॉन्टेक्ट थे विद द पीपुल ऑफ द सुमेर। तो ये कहा जा सकता है उस समय इंडिया का अदर पार्ट से ट्रेड हुआ करता था। अगर हम इन्वायरमेंट के देखें, एट दैट टाइम द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जबकि उसमें पाकिस्तान शामिल था, वेर कवर्ड विद द फॉरेस्ट, द क्लाइमेट वॉज मॉइस्ट एंड ह्यूमिड। अब उस समय की सभ्यता का क्लाइमेट कैसा था? क्लाइमेट, ये भी बहुत अच्छा सवाल है पी का। मॉइस्ट एंड ह्यूमिड, जो इन्वायरमेंट हमको प्राप्त था वो मॉइस्ट था, ह्यूमिड था। और सिंध और राजस्थान वेर नॉट डिजर्ट, सिंध और राजस्थान उसमें डिजर्ट नहीं थे। यह आपका एक ऐसा पॉइंट है जो प्री का सवाल बना सकता है। तो क्लाइमेट जो था मॉइस्ट था, ह्यूमिड था, सिंध राजस्थान डिजर्ट नहीं थे। एनिमल्स के बारे में लोगों को पता था, टाइगर, एलिफेंट एंड राइनो। टाइगर, एलिफेंट एंड राइनो, चीता, हाथी और गैंडा, इनके बारे में लोगों को उस समय जानकारी थी, पता था। फॉरेस्ट प्रोवाइड करता था टिम्बर, जो लोग यूज करते थे अपनी कहते हैं भट्टियों में, क्लिन में, और उससे ब्रिक बनता था, ब्रिक, ईंट बनाया करते थे वो। देखिए, अब हम सिटी और बिल्डिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं इस समय। इफ यू सी माई चार्ट, हम सिटी और बिल्डिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं।
तो वह जो उस समय बिल्डिंग बनाया करते थे, उसके लिए वह ब्रिक बनाते थे, उसके लिए फॉरेस्ट का इस्तेमाल करते थे। लैंड फर्टाइल थी, लैंड फर्टाइल। एक सवाल बहुत आता है कि वह किन किन खाद्यान्न को वो लोग जानते थे। बर्ले एंड व्हीट, बर्ले एंड व्हीट। बर्ले और व्हीट के बारे में इनको पूरी की पूरी जानकारी थी। इसके बारे में यस, शौर्य ने एक लिखा है सवाल, हाउ क्लाइमेट चेंज बिलीव टू हैव इम्पैक्टेड हड़प्पन सेटलमेंट, रोल ऑफ जियो क्लाइमेटिक फैक्टर्स इन प्रिजर्विंग द इफेक्ट्स ऑफ द हड़प्पन सेटलमेंट, व्हाट कैन टुडेज अर्बन प्लानिंग लर्न फ्रॉम द हड़प्पन आर्किटेक्चर। तीनों सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं। क्लाइमेट चेंज कैसे हुआ? जब हम हड़प्पा सभ्यता के विनाश की तरफ आएंगे तो हम पहले सवाल को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। रोल ऑफ जियो क्लाइमेट फैक्टर्स इन प्रिजर्विंग द आफ्टर इफेक्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन हमको कैसे प्राप्त हुई है? वह एक्सकैवेशन से प्राप्त हुई है। पूरा का पूरा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वह 20वीं शताब्दी का योगदान है। उसी शताब्दी में पूरी हड़प्पा सभ्यता प्राप्त हुई है कि हड़प्पा सभ्यता उसी समय आई है। तो कैसे हुई है? हड़प्पा सभ्यता में चीजें हमने एक्सकैवेशन से प्राप्त की है। और जो अर्बन प्लानिंग है, ऋषभ शुक्ला इस समय आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। ऋषभ शुक्ला पिछले बैच में इकोनॉमिक्स पढ़ाया करते थे, आजकल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चले गए, इसलिए उनका व्हाट्सएप और फेसबुक बंद है, वो नहीं पढ़ाते हैं। उन्होंने अपना एक सवाल हैंडल किया जिससे सेलेक्ट हुए थे, मॉडल स्मार्ट सिटीज पे। उन्होंने सवाल को लिखते समय जो शौर्य का लास्ट वाला पॉइंट है, उन्होंने लिखा हुआ था कि जो हमारा स्मार्ट सिटी है उसको उन्होंने लिंक किया था हड़प्पा सभ्यता से। उस पेपर में उनको बहुत अच्छा मार्क्स मिला था। तो जो एक सिविल सर्विसेज की एक स्टाइल है कि आप अपने इतिहास से, अतीत से आप प्रेजेंट को जोड़ने की कोशिश करें, बहुत हेल्प करता। वही शौर्य ने लिखा हुआ है कि हम कैसे जो अर्बन प्लानिंग है कैसे हमसे, और आज के समय अगर आप प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को देखें, जितनी योजनाएं सरकार लेके आ रही है, सब में अर्बन प्लानिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जब आप अर्बन प्लानिंग के मुद्दे पर कोई आंसर करने की कोशिश करें तो आप हड़प्पा सभ्यता से जरूर कोई न कोई कहते हैं सिस्टम समझने की कोशिश करें। तो क्या है? लैंड फर्टाइल था, बर्ले और व्हीट के बारे में लोगों को पता था, वाइडली ग्रोन करते थे, यील्ड लार्ज था, अच्छी पैदावार हुआ करती थी, फील्ड पर इरिगेशन था, वाटर चैनल्स थे, रिवर्स थे। मोर ग्रोन वॉज ग्रोन, जितना अपने को खाने की आवश्यकता थी उससे ज्यादा उत्पादन हुआ करता था। और जो एक्स्ट्रा सरप्लस ग्रेन था वह सिटीज में जाता था पीपुल के लिए। तो जो एक्स्ट्रा जो सरप्लस ग्रेन था वह सभ्यता के विकास में योगदान दे रहा था। सरप्लस ग्रेन का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो और चीजों की और विधाओं को जन्म देने के लिए योगदान देता है, उसके बारे में हेल्प करता है। और लोग आर्टिकल्स बनाया करते थे, हैंड्स बनाया करते थे, बीड्स थी, क्लोथ्स थी, जिससे वो लोग काम किया करते थे। नाउ कम ऑन द सिटीज, जो शौर्य क्लास है उसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ओनली फ्रॉम द क्लास 6। अब सिटीज कैसे थे अपने पास? अगर हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को देखें तो यह दो भाग में डिवाइडेड थे। ये डिवाइडेड थे टू पार्ट्स में। यह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, यह दोनों के दोनों जो शहर थे वह दो भागों में डिवाइडेड थे। अपर पार्ट जो बनाया गया था वह रेस प्लेटफॉर्म पे था, उसको बोलते थे साइटेडल, अपर साइटेडल। इसे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन याद करने से आप जब सवाल को एलिमिनेशन करते हो हेल्प करता है। तो अपर पार्ट जो था ऊपर था, उसको बोलते थे साइटेडल। यह पार्ट जो इंक्लूड करता था पब्लिक बिल्डिंग को, इस पार्ट में था पब्लिक बिल्डिंग था। और ग्रेनरीज जो है यह अपर पार्ट में हुआ करती थी। तो जो अपर पार्ट था साइटेडल था, एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे था, जिसमें पब्लिक बिल्डिंग हुआ करती थी, इसमें ग्रेनरी हुआ करती थी।
द मोर इंपॉर्टेंट वर्कशॉप्स थे रिलीजियस बिल्डिंग। अब क्या थी? पब्लिक बिल्डिंग थी, ग्रेनरी थी, रिलीजियस, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को जो जो रिलीजन को ध्यान में रख के चीजें बनाई गई थी वो थी, वर्कशॉप्स थे, यह अपर पार्ट में थे। अब देखिए यहीं से प्री का सवाल बना दो, ग्रेनरी, रिलीजियस, वर्कशॉप साइटेडल में थे, बना दो ना सवाल, यही बना दो सवाल कि सवाल कैसे बनेगा। हड़प्पा सभ्यता में साइटेडल में क्या नहीं था या क्या था? पब्लिक बिल्डिंग, ग्रेनरी, रिलीजियस, वर्कशॉप, ओनली ए बी एबीसी एबीसीडी। ये सब सवाल गलत हो जाते हैं। मेरा अपना इतना लंबा एक्सपीरियंस है एस्पायरेंट्स के साथ काम करते हुए, ये सब सवाल गलत करके आ जाते हैं। क्यों? इस तरह से वो देखने की कोशिश नहीं करते हैं। जब तक आप इस तरह से देखने की कोशिश नहीं करेंगे सवाल सही नहीं होगा। लोग बोलते हैं आप हमने शौर्य ने एक पूरा एनालाइज किया है 2021 का क्वेश्चन पेपर, वो 8 घंटे का यूट्यूब पे लेक्चर है, आप उसको सुनिए। जितना कठिन सवाल पेपर लग रहा था उतना कठिन नहीं था, उतना कठिन बिल्कुल नहीं था। लेकिन क्या है, आपने उस दृश्य से समझने की कोशिश, हम लोगों ने दिखाने की कोशिश, सवाल आए कहां से थे, कितना बड़ा पार्ट करंट अफेयर से आया था, लेकिन क्या है, अपने एस्पायरेंट्स को समझ में नहीं आया, इसीलिए पूरा पेपर लोगों ने खराब कर दिया। तो क्या हो गया, साइटेडल में अगर आप इससे भी याद कर लेंगे साइटेडल, पब्लिक बिल्डिंग, तो भी शायद आपका सवाल हल करने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो जो अब हड़प्पा मोहनजोदड़ो था वो 2 भाग विभाजित था। एक भाग जो अपर पार्ट था वो एलिवेटेड था, जिसको हम साइटेडल कहते थे, जिसमें पब्लिक बिल्डिंग्स थी, ग्रेनरीज थे, रिलीजियस प्लेसेस थे और वर्कशॉप्स वहां पर हुआ करती थी। जो अदर पार्ट था विच वॉज मच लार्जर, लोअर पार्ट था, जहां लोग रहते थे और प्रोफेशनल वर्क करते थे। जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट, यहां पर ज्यादा लोग रहते थे। ये लोग क्या करते थे, प्रोफेशनल वर्क करते थे। ये लोग प्रोफेशनल वर्क करते थे, तो लोअर पार्ट में ज्यादा लोग रहते थे, लार्जर ये बड़ा पार्ट था जहां पे लोग अपने प्रोफेशनल काम करते थे। अगर सिटी को अटैक किया जाता है या सिटी पर फ्लड आता है तो जो लोअर पार्ट के लोग थे वह अपर पार्ट साइटेडल में रिफ्यूज में जाके शरण प्राप्त करते थे। और जो मोस्ट इंप्रेसिव, एक सवाल हमेशा आता है कि हड़प्पा सभ्यता की मोस्ट इंप्रेसिव बिल्डिंग्स क्या थी? ग्रेनरी। आप इसको याद कर लो ऐसे, तो क्या है, अगर कभी मेंस का सवाल आएगा आपको लिखने में आसानी होगी। मोस्ट इंप्रेसिव बिल्डिंग्स वेयर द ग्रेनरीज। वह एक रेक्टेंगल्स में थी, यह नदी के पास हुआ करती थी, और जो ग्रेन को वो लाते थे बोट से और रिवर के सहारे लाते थे। दिस वॉज द बेस्ट वे ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग द ग्रेन एज अ चीप एंड इफिशियंट। अब अगला सवाल, ग्रेन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता था? अब देखिए, आप 4 तथ्यों को देखकर कोशिश करिए, इस ग्रेनरी के चैप्टर को 4 चीजों से देखिए। ग्रेनरी कहां बनाई गई, ग्रेनरी क्यों बनाई गई, ग्रेनरी का पर्पस क्या था, ग्रेनरी में सामान कैसे रखे जाते थे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाटर था, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाटर ही क्यों था, इसको इंटरलिंक कर दीजिए। तो अब इसकी इंटरलिंकिंग से क्या निष्कर्ष आ रहा है? ग्रेन को बोट से लाया जाता था, यह नदियों के नजदीक थे, इसमें हम अनाज को रखते थे, जो पानी था, वाटर था, वह ट्रांसपोर्टेशन का बेस्ट वे था, ग्रेन लाया जाता था, यह चीप और इफिशिएंट था। और अगर हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन के सहारे अनाज को लेके आएंगे तो चीप लेबर की प्राप्ति होगी, चीप लेबर की जरूरत पड़ेगी।
देन वी नीड द चीप लेबर, जो सस्ता लेबर है। रमेश राय कंपेयर इलाहाबाद आर्किटेक्चर विद हड़प्पन सिविलाइजेशन, कैसे करो बताओ? इलाहाबाद का कैसे करोगे आप? तो जब ट्रांसपोर्टेशन है, हमको चीप लेबर प्राप्त होता था। अब ग्रेनरी इंपॉर्टेंट क्यों थी? अगला सवाल, वाई ग्रेनरी इंपॉर्टेंट? देखो क्या है ना, यहां पे है ना, यहीं पे आप टिक पाओ, ऐसे से करके लिखते जाओ, लिखते जाओ ऐसे से करके, जितना मेरा लेक्चर है उसी के आगे लिखते जाओ। ग्रेनरी इंपॉर्टेंट क्यों थी? वॉट इज द रीजन टू हैव इंपॉर्टेंस इन द ग्रेनरी? इसका इंपॉर्टेंस था क्यों, बताइए? चूंकि जो लाइफ ऑफ द सिटी ड्वेलर्स था वो डिपेंडेंट था ऑन द ग्रेनरीज। जब ग्रेनरी फुल होती थी तो सिटी लाइफ उस पर डिपेंडेंट थी। और नियर द ग्रेनरी फर्नेस, ग्रेनरी के पास फर्नेस थी जहां पर मेटल वर्कर्स प्रोड्यूस करते थे ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट मेटल्स, कॉपर, ब्रॉन्ज, लेड एंड टिल। जो पॉटर्स थे वो वर्क करते थे इन दिस पार्ट, एंड द लेबरर्स ऑल लिव टुगेदर नियर द फैक्ट्री इन स्मॉल क्वार्टर्स। अब ग्रेनरी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई? यह और व्यवसायों को मदद कर रही थी। यही हुआ ना, क्या और कुछ हुआ? ग्रेनरी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई, बताइए? किसी को कंफ्यूजन है कि वाई जो सिटी ड्वेलर्स की लाइफ थी वह ग्रेनरीज पे डिपेंडेंट हो गई, कि ग्रेनरीज फुल होगी उनकी लाइफ, क्यों? चूंकि ग्रेनरीज के पास में फर्नेस थी जहां पर मेटल वर्कर कई तरह के ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस करते थे, कॉपर के, ब्रॉन्ज के, लेड के, टिन के। जो पॉटर्स थे वो भी वहां काम करते थे। वहां पर सारे लेबर्स साथ साथ रहते थे इन फैक्ट्री इन स्मॉल क्वार्टर्स। तो क्या हो गया? ग्रेनरी एक प्रोवाइडर हो गई। हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? ग्रेनरी क्या हो गई? ग्रेनरी एक प्रोवाइडर हो गई। उस ग्रेनरी के आसपास और व्यवसायों के लोग रहने लग गए और ग्रेनरी से उनको अनाज मिल लगा। तो सिटी लाइफ के लिए यह ग्रेनरी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई। इट्स क्लियर? जो साइटेडल है मोहनजोदड़ो में, वो प्रोटेक्टेड था बाय रैम्पेंट, बहुत बहुत वो प्रोटेक्ट था। और वहां पर लार्ज बिल्डिंग्स थी विच अपीयर्स टू हैव बीन प्लेस फॉर द हाउस ऑफ गवर्नर। वहां पर एक लार्ज बिल्डिंग भी मिली है। आप लोग जो चार्ट बनाइए उसमें बनाइएगा कौन सी चीज कहां मिली हुई है। एक लार्ज बिल्डिंग मिली है, कहां मिली है? मोहनजोदड़ो में। उसको बारे में क्या बोलते हैं? गवर्नर का हाउस है। हमको इस बात में अभी तक कोई निश्चितता नहीं है, वी आर नॉट सर्टेन कि हड़प्पन पीपुल हैड ए किंग और दे हैव रूल्ड बाय द कम्युनिटी ऑफ सिटीजन। अब उनकी जो पॉलिटी है उसके बारे में हमको कुछ खास पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है पढ़ी नहीं गई है। तो वह एक राजा के द्वारा शासित किए जाते थे, या एक सिटीजन्स की असेंबली है जिसको आप एक डेमोक्रेटिक सेटअप कह सकते हैं, उसके द्वारा वह शासित किए जा सकते थे। तो इसलिए हमको उनकी पॉलिटी के बारे में, एक क्या हो गया, हमको उनकी पॉलिटी के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं चल पा रहा है। जो दूसरी महत्वपूर्ण बिल्डिंग क्या है, जो मीटिंग हॉल है, बेस्ट नोन ऑफ द बिल्डिंग इन द मोहनजोदड़ो इज द ग्रेट बाथ। जो मोहनजोदड़ो में जो बेस्ट नोन बिल्डिंग है वह है ग्रेट बाथ, बेस्ट नोन। अब देखिए एनसीईआरटी ने दो शब्दों का इस्तेमाल किया है। ग्रेनरी के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया है, याद आया? क्या इस्तेमाल किया है? द मोस्ट इंप्रेसिव। देखिए मोस्ट इंप्रेसिव, अब देखिए यही सवाल आ गया, मोस्ट इंप्रेसिव, बेस्ट नोन। यहां पे ग्रेनरी आ गया, यहां पर बाथ आ गया, ग्रेट बाथ आ गया। अब इस पे सवाल बना दो, क्लियर हुआ कि ग्रेनरी पे क्या कहा गया? जब मोस्ट इंप्रेसिव बिल्डिंग्स,
और जब हम ग्रेट बाथ के पास आते हैं तो क्या यूज करते हैं? बेस्ट नोन ऑफ द बिल्डिंग्स इन द मोहनजोदड़ो। जो बेस्ट नोन बिल्डिंग मोहनजोदड़ो में है वह कौन सी हो गई? ग्रेट बाथ। ये कहां पे है? ग्रेनरी कहां पे है? ये हड़प्पा में है। ये कहां पे है? ये मोहनजोदड़ो में है। दूसरा डिफरेंस, इन द साइटेडल एट हड़प्पा द मोस्ट इंप्रेसिव बिल्डिंग, और मोहनजोदड़ो में देखिए कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है क्लास 6 के एनसीईआरटी का, कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है। मैं प्रीलिम्स का 10 सवाल इससे बना दूं, आप कितना भी पढ़ के आओ सब गलत कर जाओगे, बिकॉज इतना बेहतरीन ढंग से फैक्ट्स को उन्होंने मार्शल किया हुआ है कि वह हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो जो हड़प्पा में क्या है? मोस्ट इंप्रेसिव। तो आपके पास पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, तो आपको 3 तथ्य दिखाई दे रहे हैं। अब इन 3 तथ्यों के सहारे आप इसको समझने की कोशिश करिए, आपको बेहतर ढंग से चलना आसान हो जाएगा। तो जो ग्रेट बाथ था, अब ग्रेट बाथ क्या है? इसको बोलते हैं यह एक स्विमिंग पूल की तरह है। इसका पर्पस क्या है नहीं पता चल रहा है। व्हाट इज पर्पस? नॉट नोन। ग्रेनरी का पर्पस तो समझ आ रहा है, इस ग्रेट बाथ का पर्पस इज नॉट नोन, इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। हाउस, हाउसेस, कम ऑन द हाउसेस। ये हाउसेस के बारे में क्या खास बात? कम ऑन द हाउसेस। ग्रेट बाथ के बाद आ गया हाउसेस। द लोअर सिटी जो मोहनजोदड़ो की है वह केयरफुली प्लान्ड थी। लोअर सिटी मोहनजोदड़ो केयरफुल प्लांट। जो मोहनजोदड़ो की जो लोअर सिटी है वह केयरफुली प्लांट थी बिफोर द हाउसेस वेयर बिल्ट। हाउसेस बनाने के पहले स्ट्रीट रैन स्ट्रेट राइट एंगल। स्ट्रीट राइट एंगल, इतना भी लिखेंगे काम हो जाएगा आपका। जो स्ट्रीट थी वह राइट एंगल पे थी, राइट एंगल को एक दूसरे काट रही थी। वाइडर स्ट्रीट क्या थी? वाइडर थी, वाइड स्ट्रीट थी। स्ट्रीट क्या थी? स्ट्रीट वाइड थी, बड़ी स्ट्रीट थी, और 10 मीटर्स कितनी थी? 10 मीटर्स वाइड। 10 मीटर्स वाइड। यह 10 मीटर वाइड की वहां पर स्ट्रीट हुआ करती थी। और यह आज जो शौर का सवाल है, आज की जो मॉडर्न सिटी है उसकी स्ट्रीट का आप लेंथ देखिए। नाउ वी रीच द क्वेश्चन ऑफ द शौर ओनली फ्रॉम द क्लास 6 एनसीईआरटी, कि जो मॉडर्न सिटी के स्ट्रीट का जो एक सिस्टम है, तो जो मॉडर्न सिटी का स्ट्रीट का सिस्टम है उसमें भी 10 मीटर की बात कहती है। तो मेनी ऑफ द लार्ज स्ट्रीट इन मॉडर्न सिटीज, तो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता के समय की जो शहर की बनावट थी, जो सड़कें बनाई जा रही थी, जो 10 मीटर एक वाइड का उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, आज की कई मॉडर्न सिटीज में है। हाउस क्या है? बोथ साइड ऑफ द स्ट्रीट। यह भी आज के, अब देखिए मॉडर्न सिटी के कॉन्सेप्ट को हड़प्पा सभ्यता से जोड़ने का 25-30 शब्द आपको कक्षा 6 की किताब से ही मिल गया है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको 150-250 शब्द लिखना होता है, पॉइंटेड लिखना होता है, काम का लिखना होता है। अब आप इस पर विचार करिए, क्या मैं इसको अपने एग्जामिनेशन में न लिखने से हटा सकती हूं या सकता हूं? आंसर क्या आएगा? नो। कितनी भी एडवांस किताब पढ़ो, ये आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। जो कक्षा 6 में लिखा है वही 9 में भी लिखा है, वही 12 में लिखा है, वही बीए में लिखा है, वही एमए में लिखा है। बेसिक चीज तो यही लिखी हुई है।
तो जो बोथ साइड ऑफ स्ट्रीट में हमको मकान देखने को मिलते हैं। अब हाउस बनते कैसे थे? ब्रिक। आज भी हाउस ब्रिक के बनते हैं। हाउसेस बनते कैसे थे? ब्रिक में। थिक थे, स्ट्रांग वॉल्स हुआ करती थी, प्लास्टर करते थे, कलर करते थे, रूफ फ्लैट होती थी, विंडो होते थे, विंडो कम होती थी, डोर ज्यादा होते थे, वो वुड के बनाए जाते थे। किचन के में एक फायर प्लेस था, एक वहां पे स्टोरेज हुआ करता था। जो हमारा मकान बनता था उसके पास में ड्रेनेज सिस्टम होता था। बाथरूम एक साइड में हाउस के बनाया जाता था, उसमें ड्रेनेज सिस्टम होता था, उसको स्ट्रीट ड्रेन से कवर करते थे। जो स्ट्रीट ड्रेन थी वो रैन करती थी लॉन्ग साइड ऑफ द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट थी, एंड वाज लाइंड विद ब्रिक्स so that it could be kept clean. Some of the drains were covered with a slab of stone. अब इतना मैंने जो करीब 60 शब्द बोला है, वह 60 शब्द आपके मॉडर्न सिटी के कॉन्सेप्ट पे अप्लाई कर रहा है। ऐसा कोई चीज, अगर आपने मॉडर्न सिटी की बात कही, आप ये 60 शब्द को और कंडेंस कर देना, 20 शब्द 25 शब्द में लिख देना। एग्जामिनर आधा मार्क्स 100% ज्यादा देगा, 100% देगा। इसलिए नहीं देगा कि आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी है, वो इसलिए देगा कि आपने हड़प्पा सभ्यता की जो कल्चर है उसको समझ के आज के दिन से जोड़ दिया है। You are getting marks for the analysis part because you are able to correlate. You are not getting marks because you are knowing that these are the important part of Harappa culture. जो इतिहास के छात्र हैं वो जानते होंगे, लेकिन वो नहीं लिख पाएंगे because they have not think this direction. You need to think. वो अगर आप क्लास 6 की किताब इस लेक्चर खोल पढ़िएगा, वो 4 ही 5 लाइन लिखा है जो मैं कह रहा हूं, उसके बियॉन्ड लिखने की जरूरत भी नहीं है। Got it? Any confusion? अब जो हाउस थे वह हाउसेस के पास एक कोर्टयार्ड होता था। उनके पास अपने जो हाउसेस थे उसमें कोर्टयार्ड थे। उनके पास ओवन हुआ करता था कि अपनी जो रोटियां जो बनाते थे वो बेकिंग करते थे। हाउस वाइफ वहां बैठ के अपने मसाले पीसती थी। डोमेस्टिक एनिमल्स थे। एनिमल्स भी हुआ, वो कहते कौन थे? डॉग थे, गोट थे, वो कोर्टयार्ड में रखते थे। सम हाउसेस के पास कुएं थे, वेल्स थे। हाउसेस में कुएं थे, उनके पास वेल्स भी थे, उसके पास वो अपने पानी का इंतजाम रखते थे। इसका मतलब क्या हुआ? वाटर ऑलवेज अवेलेबल इनसाइड द हाउस, ऑलवेज अवेलेबल इनसाइड द हाउस। एवरीवन इन दिस सिटी। लेकिन यह जो हम एक परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं, हर आदमी इस तरह से कंफर्टेबल हड़प्पा सभ्यता में नहीं रहता था। ये हाउसेस जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, ये शायद मर्चेंट्स को बिलोंग करते थे जो एक अमीर हुआ करते थे। इस बात का भी हमको पता है कि ऐसे लोग भी थे जो लेबरर्स के रूप में काम करते थे ग्रेनरीज पे, और कहते हैं भट्टियों पे। वह स्मॉल रूम में रहते, वन रूम में रहते, क्वार्टर में रहते थे। तो जो हाउसेस एक्सकेवेट किए गए हैं एट दैट सजेस्ट करते हैं देयर आर एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप। थ्री डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप उस समय हुआ करते थे। जिस तरह के हाउसेस हमको प्राप्त हुए हैं, हमको उस समय 3 डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप के बारे में आइडिया प्राप्त होता है। हमेशा एक ग्रुप होगा हर समाज में जो रूल करेगा, जो
कहां रहेगा? साइटेडल में रहेगा। एक ऐसा होगा समाज जो रूल करेगा, जो रूलर होगा, जो कहां रहेगा? साइटेडल में रहेगा। सेकेंड ग्रुप किसका होगा? रिच मर्चेंट का है। सेकंड ग्रुप किसका है? रिच मर्चेंट का है, जो व्यापारी थे, जो और अदर्स क्या थे? जो थर्ड ग्रुप था वो लेबरर्स का था। तो तीन ग्रुप अपने को समझाते। पहला ग्रुप क्या है? रूलर का है, जो साइटेडल में रहता था। सेकंड ग्रुप क्या था? रिच मर्चेंट्स का था, अदर्स का था। ये कहां रहते थे? लोअर सिटी में रहते थे ये। तो एक चीज और हो गया, कौन सा ग्रुप कहां रहता था? तीसरा क्या था? लेबरर्स का था, जो कि सिर्फ लोगों की सेवा करता था। इन ग्रुप के अलावा, इन एडिशन टू दीज ग्रुप्स इन द टाउन, देयर वर आल्सो द कल्टीवेटर्स इन द सराउंडिंग एरिया। इसके अलावा कल्टीवेटर्स थे। इन तीन ग्रुप के अलावा कल्टीवेटर्स भी थे, जो खेती किसानी का काम किया करते थे, जो सराउंडिंग एरिया में थे, फूड प्रोड्यूस करते थे। इस बात का भी एविडेंस है कि जो जो पेस्टोलिस्ट हैं, जो चरवाहे हैं, जो बंजारे हैं, वह भी रहते थे और मूव किया करते थे। और इन दिस पैटर्न ऑफ एनुअल माइग्रेशन, जो उनका एनुअल माइग्रेशन का पैटर्न था, जब वो अपने एनिमल्स के साथ एक भाग से दूसरे भाग में जाते थे, तो वह कुछ आइटम ट्रेड का ले जाते थे। तो वह क्या होते थे? ये लिंक बिटवीन वेरियस कम्युनिटीज के थे। तो जो चरवाहे थे वो क्या थे? वह लिंक बिटवीन वेरियस कम्युनिटीज। तो जो पेस्टोरल थे, जो बंजारे थे, वह जब जब भ्रमण करते थे तो अपने साथ चीजों को ले जाते थे, और वह ले जाकर लोगों को बेचते थे, देते थे। नाउ लेट्स सी देयर द लाइफ, कि उनकी लाइफ में फूड क्या था। जस्ट द लाइफ। हाँ गया, अर्ली मैन हो गया। हम्म, या हम्म। उनकी लाइफ क्या थी? उनकी लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं कि उनका लाइफ था क्या। तो जो उनकी लाइफ में हम देखते हैं, जो फूड था, जो फूड एक इंपॉर्टेंट पार्ट था उनकी लाइफ का। तो फूड को किस तरह से हैंडल हैंडल किया करते थे वो? फूड, फूड, उनका खान पान किस तरह का था? जैसे मैंने पहले बताया कि वीट और बरले बनाते थे, फ्रूट्स इस्तेमाल करते थे, पॉम ग्रेनेड एंड बनाना, अनार बनाना, अनार बनाना, वीट, बरले, फ्रूट्स का आइडिया था उनको। आइडिया ऑफ द फ्रूट्स ऑल्सो। तो अनार था, बनाना था, वीट्स था, बरले था, और मीट एंड फिश। एक बार कभी सवाल आया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी थे या मांसाहारी थे? तो क्या है, फीट, मीट और फिश का भी उनको पूरा पूरा ज्ञान था और इस्तेमाल करते थे। क्लोथ्स, नाउ सी द क्लोथ्स, नाउ सी द क्लोथ्स। कपड़े किस तरह का इस्तेमाल करते थे वो? उनको कपड़ों की वीविंग आती थी। वह कपड़ों को कहते हैं काता करते थे। वोमेन जो है स्पन यान बनाया करती थी। जो मेन थे वो रैप करते थे लॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ अपने आसपास। जो कपड़े थे वो कॉटन के बनते थे, वूल के बनते थे।
जो आदमी लोग थे वो एमुलेट्स पहनते थे, जो महिलाएं थी वो ब्रेसलेट और नेकलेस पहनती थी। अम्यूजमेंट्स, उनको मनोरंजन का भी ज्ञान था कि मनोरंजन के सारे कुछ साधन के पास में, जिस तरह के एनिमल्स की फिगर मिली है उससे लगता है कि पपेट, कि उनको पपेट का ज्ञान था, उनको कठपुतलियों के बारे में एहसास था, उनको पपेट का ज्ञान था। और वह मार्बल्स के ऐसी चीजें बनी है जिससे लगता है डॉल्स का था, उनके साथ था। ऑक्यूपेशन, उनके ऑक्यूपेशन क्या क्या थे, उनके व्यवसाय क्या क्या थे? स्पिनिंग एंड वीविंग, स्पिनिंग वीविंग कॉटन, जो कॉटन की स्पिनिंग और वीविंग थी वह भी वो काम किया करते थे। वुल वुल के बारे में उनकी जानकारी थी। जो हड़प्पन पीपुल थे वह कपड़े का इस्तेमाल करते थे, और वह इसको और गल्फ और सुमेर, पर्शियन गल्फ में और सुमेर में वह कपड़े भेजते थे, पर्शियन गल्फ में और सुमेर में। अब देखिए यही एक लाइन आपको मिल जाएगी इंटरनेशनल रिलेशन को लेके, इंटरनेशनल ट्रेड के सिस्टम को लेकर, कि क्लोथ यूज किया जाता था हड़प्पन पीपुल द्वारा एंड आल्सो सेंट टू द टाउन अलोंग द कोस्ट ऑफ पर्शियन गल्फ एंड सुमेर। जो पॉटर्स थे वो प्रॉब्ली केप्ट थे बिजिएस्ट ऑफ ऑल। जो पॉटर्स थे, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, जो पॉटर्स थे, जो पॉटर्स थे सबसे ज्यादा बिजिएस्ट थे। सबसे ज्यादा बिजिएस्ट कोई अगर हड़प्पा सभ्यता में था तो वह पॉटर्स हुआ करते थे, बड़ी ब्यूटीफुल पोर्ट्री बनाते थे। मोस्ट ऑफ इट वाज ऑफ रेडिश कलर। अब एक और अच्छा सवाल आ गया, कैसे मोस्ट ऑफ द हड़प्पा सभ्यता की पोर्ट्री किस कलर में प्राप्त हुई है? इसको आप देखिए, मोस्ट ऑफ द हड़प्पा सभ्यता की पोर्ट्री किस कलर में प्राप्त हुई है? मोस्ट ऑफ हड़प्पा सभ्यता की जो पोर्ट्री है वह रेडिश कलर में प्राप्त हुई है। ब्यूटीफुल पोर्ट्री बनाते थे, सबसे बिजी लोग थे, इनकी सबसे ज्यादा जो पोर्ट्री है रेडिश कलर में है। एंड ऑल उसके बाद क्या है, उस पर पेंटेड डिजाइन है, रेडिश कलर की है, उस पर पेंटेड लाइंस की डिजाइन है, पेंटेड ब्लैक डिजाइन है उसमें, पेंटेड ब्लैक लाइन डिजाइन है उस पर। उनकी पॉटरी का कलर रेडिश था और पेंटेड जो डिजाइन थी ब्लैक लाइंस की थी, डॉट्स की थी। ब्लैक लाइन, डॉट्स, ज्योमेट्रिकल फिगर। तो यह ज्योमेट्रिकल फिगर भी वहां पे बनाया करते थे जी, जैसे ट्री था, लीव डिजाइन था। बीड मेकिंग, दूसरा व्यवसाय दूसरा क्या था? बीड मेकिंग। यह पार्ट इनका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बीड मेकिंग का भी व्यवसाय था इनके पास, और ये जो बनाया करते थे यह बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। बीजस बहुत प्राप्त हुए हैं। Among the objects found in great number in Mohenjo-daro were the flat rectangular seal, flat rectangular seal, बहुत बड़ी मात्रा में फ्लैट रेक्टेंगुलर सील प्राप्त हुई है, जो किसकी है? या तो क्ले या स्टोन की है। ये क्ले और स्टोन की फ्लैट रेक्टेंगुलर सील सबसे बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई है। कहां प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नाउ सी द ट्रेड। इनके पास ट्रेड क्या था? इनका जो ट्रेडिंग सुमेर के साथ था, पर्शियन गल्फ के साथ था। तो हड़प्पन पीपुल का ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट सुमेर और पर्शियन गल्फ के साथ था। वह गुड्स को रेगुलरली एक जगह दूसरे भेजते थे। जो सील्स और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं जो मोहनजोदड़ो की, वह इराक में मिली हैं। इराक में इनकी सील प्राप्त हुई हैं।
तो यह स्टेब्लिश कैसे होता है कि इनका ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट था, कि वहां पर इनकी सील और स्मॉल ऑब्जेक्ट प्राप्त हुए हैं। तो सील और स्मॉल ऑब्जेक्ट जो मोहनजोदड़ो की है वह इराक के जगह प्राप्त हुई है। जो मर्चेंटाइज थे वह शिप किए आते थे लोथल। इनका लोथल जो एक अहमदाबाद के पास का प्लेस है लोथल, जितने इनके डॉकयार्ड थे वह इस बात को सत्यापित करते हैं कि कैसे सामानों का आदान प्रदान होता था। जो वेट्स एंड मेजरमेंट थे वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने व्यापारिक गतिविधियों में। जो वेट्स एंड मेजरमेंट है वह बड़े इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। अगर हम इस दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें तो ये बहुत बड़े कई शेप में वहां प्राप्त हुए हैं। देयर ऑल्सो द ट्रेड कॉन्टेक्ट, जो इनके साथ जो नॉर्दर्न अफगानिस्तान था, देखिए आप इसको एक लिस्ट बना लीजिएगा कि कहां कहां से ट्रेड कॉन्टेक्ट थे। यह प्रीलिम्स मेंस दोनों में काम आएगा। नॉर्दर्न अफगानिस्तान से भी इनके ट्रेडिंग ताल्लुकात थे। ये पता कैसे चल रहा है, ये पता कैसे चलता है कि जो फेमस जो कहते हैं जो अपना नॉर्दर्न अफगानिस्तान था, वेयर हरप्पन ब्रॉड द फेमस ब्लू जेमस्टोन एंड लैपिस लजुली। जो जेमस्टोन और लैपिस लजुली प्राप्त होता है, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं अभी सर्च करके आपको लिख दूंगा। यह जो प्राप्त हो रहा है यह नॉर्दर्न अफगानिस्तान, ये प्राप्त कहां हो रहा है, ये हड़प्पा में प्राप्त हो रहा है। इससे क्या लग रहा है, इनके ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट वहां के साथ थे। वी कैन ओनली गेस दैट व्हाट देयर रिलीजन मे हैव बीन। अब रिलीजन के बारे में अपने को सिर्फ गेस हो रहा है, इनका रिलीजन क्या रहा होगा। रिलीजन देखिए, हम थोड़ा से 2 मिनट टाइम पहले अब लगाते हैं, आपके ट्रेड कॉन्टैक्ट को कैसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ट्रेड कॉन्टैक्ट हमारे काम आ रहा है। अब ट्रेड कॉन्टैक्ट से आप 2-3 चीज समझने की कोशिश करिए। एक, इकोनॉमी, दूसरा फॉरेन रिलेशन, तीसरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रेड। ये 3 चीज आप समझा रही है। और जो करीब 50 शब्द के आसपास का जो मैंने आपको पॉइंट दिया, वो सारे पॉइंट आपको हेल्प करने की तरफ दिख रहे हैं, आप उसको हेल्प कर सकते हैं। अब हम रिलीजन देखते हैं। अब यहां क्या है, इजिप्ट एंड सुमेर, अनलाइक द इजिप्ट एंड सुमेर, जो हड़प्पन पीपुल के लोग थे, उनका जो इंस्क्रिप्शन था वह कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। तो हड़प्पन पीपुल हैव नॉट लेफ्ट एनी इंस्क्रिप्ट। डिस्क्राइब करे गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड रिलीजन। गवर्नमेंट, सोसाइटी और रिलीजन के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। अगर हम इनको इनके समवर्ती इजिप्ट और सुमेर की सभ्यता से कंपेयर करें तो वहां इस तरह की जानकारी प्राप्त होती है। हम सिर्फ इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि क्या रिलीजन या धर्म इनका रहा होगा। यह अनुमान कैसे लगता है, जो मदर गॉडेस की एक क्ले की प्रतिमा मिलती है। मदर गॉडेस की जो एक क्ले की एक कहते हैं उनके पास एक फिगर मिलती है, इससे हम यह अंदाज लगा सकते हैं कि वह शायद उसको वर्शिप करते थे। एक सीटेड फिगर है मेल गॉड का, सीटेड फिगर मिलता है मेल गॉड का। एक सीटेड फिगर मिलता है मेल गॉड का, उससे भी हमको कुछ इस बात का एहसास मिलता है। पीपल ट्री कुछ हमको सील पर दिखाई देते हैं। जो हड़प्पा के लोग थे वह डेड बॉडी को ग्रेव में ले आते थे और उनको दफनाते थे। इससे लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। यह थॉट किया गया है कि वह जन्म की मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में कुछ आवश्यकता थी, चूंकि वह ऑर्नामेंट और कुछ सामान क्या करते थे, वह दफनाते थे।
जब व्यक्ति को दफनाते थे तो कुछ सामान साथ में डाल के दफना देते थे, तो इससे लगता है वह मृत्यु के बाद की जीवन की कल्पना कर रहे थे और उनको लगता था शायद मृत्यु के बाद इस व्यक्ति को उसकी आवश्यकता होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आता है कि हड़प्पा सभ्यता का समापन कैसे हुआ। समापन कैसे हुआ, हाउ इट हैज फिनिश्ड, हाउ इट इज फॉर, देयर इज वेरियस थ्योरीज आर बीइंग प्रोपोगेटेड ऑन दिस इशू। हड़प्पा जो कल्चर है वह 1000 साल के आसपास लॉस्ट की, 2500 BC टू 1500 BC, तो 1000 ईयर का कालक्रम हड़प्पा सभ्यता का कहा जाता है। एक पहली बात कहती है आर्यन इन्वेजन, कि आर्यन इस समय भारत में आना आरंभ कर रहे थे। जो आर्यन का इन्वेजन हुआ, तो आर्यन के इन्वेजन ने हड़प्पा सभ्यता को समाप्त किया, लेकिन इसके बारे में कोई एक निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरा, फ्लड, तो हड़प्पा पहला ये, सेकंड फ्लड, कि ऐसा कुछ हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के इलाके में वह जो बाढ़ आई उससे सभ्यता समाप्त हो गई। तीसरा बोलते हैं एपिडेमिक, ये कोरोना के बाद लोग इस बारे में बात बहुत कर, एपिडेमिक, कि कोई ऐसी महामारी आ गई जिसके बारे में इनको पता नहीं था और लोग समाप्त हो गए। क्लाइमेट चेंज, तो ये क्लाइमेट चेंज हमारा आज के दिन का बहुत बड़ा टॉपिक हो चुका है। तो एक चौथी बात कही जाती है कि क्लाइमेट जो चेंज हुआ है, क्लाइमेट ऑल्सो बिगेन टू चेंज, और जो वो रीजन है वह क्या हो गया, मोर एंड मोर ड्राई। यह क्लाइमेट चेंज हो गया, रीजन ड्राई होने लगा, डिजर्ट होने लगा, डिजर्टेड होने लगा। तो क्लाइमेट चेंज हुआ, रीजन मोर एंड मोर ड्राई होने लगा और डिजर्ट आने लग गया। इससे भी समाप्त होने की बात कही जा रही है। एक बात और कही जाती है, सिटीज हैव बीन अटैक्ड बाय, सिटी को अटैक किया गया कुछ लोगों द्वारा, और डिफरेंट, इन 4-5 कारणों में सबसे बड़ा कारण क्या है कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन है, इट इज ए नेगेटिव स्टेप। ये फिर देखिए, कक्षा 6 की किताब में करीब 50-60 शब्दों में लिखा गया है, लेकिन बहुत अच्छा है आपके आईएएस एग्जाम के लिए, कि जो डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सभ्यता है यह नेगेटिव स्टेप है इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो हड़प्पा सभ्यता का कुछ पार्ट कंटिन्यू रहा। अब आपको एक लिखिए अपने नोट्स में, व्हाट इज कंटिन्यूइंग टिल टुडे, लिखिए कहीं आप, व्हाट इज कंटिन्यूइंग टिल टुडे। आप लेक्चर से ही निकाल लेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता, हिंदी में बोलते हैं निरंतरता। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा भाग आज तक निरंतरता रहा, तो हड़प्पा सभ्यता का बहुत सा भाग आज तक कंटिन्यू रहा हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को सक्सीड किया, उन लोगों को हड़प्पा सभ्यता से ज्यादा शायद सीखने को नहीं मिला। तो दोज हु सक्सीडेड द हड़प्पन्स न्यू नथिंग ऑफ दिस। जो हड़प्पा सभ्यता की बात की जो दूसरी संस्कृति है, जिसको हम वैदिक संस्कृति कहते हैं, उस वैदिक संस्कृति को सिटी लाइफ के बारे में कोई पता नहीं था। तो इसलिए अगर हम इस तरह से देखें तो हड़प्पा सभ्यता की तुलना में वैदिक संस्कृति एक बैकवर्ड स्टेप है। सो इट वाज मोर देन 1000 years बिफोर इंडिया कुड बोस्ट ऑफ द सिटीज अगेन। अब वैदिक संस्कृति देखिए, 1000 साल के बाद हड़प्पा सभ्यता बाद वैदिक संस्कृति आई, उसके बाद 1000 साल लग गए जब सिटी लाइफ को हम समझने की कोशिश करने लगे और सिटी लाइफ हमारे सामने आई। ये आपका हड़प्पा सभ्यता का एक आपका लेक्चर हुआ। सौर ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल लिखे हैं, आप सवाल देखें। अगर आपको लगता है इसमें कोई क्लैरिफिकेशन, कोई सवाल जवाब चाहिए, मैं गंधारा, ग्रेव कल्चर, सिमेंट्री, ये सब बहुत बात की बात है।
मेरी एक सिफारिश, गुजारिश, सलाह, अनुरोध क्या है, जो लेक्चर चले उसमें आप कंसंट्रेट करने की कोशिश करो। अगर आप गंधार भी लिख दो, इसमें आप बुद्ध का आर्ट भी लिख दो, इसमें आप मिडुअल आर्ट भी लिख दो, इसमें आज आज की नक्काशी भी लिख दो, कोई फायदा नहीं हुआ। आप वहीं कंसंट्रेट करो जो लेक्चर चल रहा है। अब गंधारा ग्रेव कल्चर एंड सिमेंट्रीज कल्चर आल्सो हैड ब्यूरो एनिमल्स आफ्टर पोर्ट्री, इससे क्या रिलेशन निकल रहा है ये बताइए मेरे को। एंड अब देखिए, अब हम इस पूरे लेक्चर को प्रीलिम्स मेंस से देखने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा करो, आप मेंस का क्वेश्चन पेपर खोलो, आप मेंस का क्वेश्चन पेपर फिर से खोलो, किसका? आईएसपीसीएस का। और आप उस मेंस के क्वेश्चन पेपर को आज के लेक्चर से आंसर करो। मैं आपकी आंसर राइटिंग स्टार्ट करा रहा हूं, मैं आपको सोर्स बताऊंगा, मैं आपका क्वेश्चन फ्रेम करूंगा, मैं आपका सोर्स बताऊंगा, ताकि आपका समय खराब ना हो। आप उसी सोर्स मटेरियल से लिखो। आज का जो मैंने आपको जो सवाल लिखा हुआ है, वो सवाल एनसीईआरटी से ही था। मैं आज के और कल के 2 दिन के लेक्चर से सवाल बनाता हूं। देन मैं कहूंगा आप इसके बियॉन्ड मत जाओ। देखिए, राइटिंग प्रैक्टिस होती क्या है, उसका एक क्या है, आप अपने नॉलेज को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिख सको। नॉलेज कम ज्यादा है वह अलग बहस का विषय है, आप स्ट्रक्चर्ड फॉर्म लिख सको ये मुख्य विषय है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप लिखोगे क्या? तो राइट नाउ ऑन द बेसिक फाउंडेशन लेक्चर आई विल स्टार्ट द फ्रेमिंग द क्वेश्चन फॉर द मेंस। आप उस मेंस के क्वेश्चन का आंसर शुरू करो, आप इसी फॉर्म में। जब हम एडवांस कोर्स पे आएंगे और जब आपको हम 2022 का मेंस का एडवांस क्वेश्चन लिखाना शुरू करेंगे, आपको मिलेगा कि आपको बहुत सा मटेरियल इसी बेसिक किताब से प्राप्त हो गया है। तो नाउ फ्रॉम टुडे आई एम स्टार्टिंग वन मोर स्टेप फर्दर इन द फाउंडेशन क्लास, योर आंसर राइटिंग सेशन। I will explain this. Even I will tell you the pages also. In case you are not able to locate the page, I will locate the page also. Just I will play the wordings. I will create a complicated question in which your mind need to apply it. मेरे ख्याल से आपको काफी मदद करेगा। और अगर आपने अपने मेंस आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस में 1000 पेज नहीं लिखा है, तो आपने सिविल सर्विसेज की कोई तैयारी नहीं की है। मिनिमम 1000 पेज, मिनिमम 1000, इससे कम पेज नहीं हो सकता है। तो 1000 पेज आपको लिखने हैं। नाउ विल स्टार्ट दैट। अब हम लोग जैसे जैसे लेक्चर बढ़ा रहे हैं, मेरा लेक्चर है, शौर्य का है, इति का है। इति शायद फाउंडेशन कोर्स न करे, मैं और शौर्य फाउंडेशन कोर्स से काम कर रहे हैं। क्योंकि इति के साथ क्या है, इति का जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो करंट अफेयर से बहुत जनरेट होता है, तो वहां से आप लोग देखना है। किसी को सवाल पूछ रहा है, जस्ट टेल मी व्हाट क्वेश्चन यू वांट टू आस्क। एनी क्वेश्चन? पंकज, यस पंकज, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ बोलो सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जो अभी आपने हाउसेस के बारे में बताया है, तो सर इसमें जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है रिलीजियस का, इसको भी इंक्लूड किया जा सकता है? वो तो मैंने पहले ही कहा कि रिलीजन के बारे में कुछ पता नहीं है। अपने पास 3 एविडेंस हैं। एक मातृदेवी की कहते हैं आकृति, एक मेल गॉड की आकृति, एक पीपल, और कोई चौथा एविडेंस तो है नहीं अपने पास। तो अगर हड़प्पा, देखिए कितना सिंपल है, अगर आप कक्षा 6 से लेके आप एमए तक जाएं, यही 3 चीजें घूमती हैं। तो बेसिक सी बात कहते समय ऐसे ही कह सकते हैं। यस, जो कौस्तुभ लिख रहे हैं, इस बात का एविडेंस प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का नरसंहार हुआ है। यस, इस बात का एविडेंस नहीं मिला। तो हड़प्पा सभ्यता के समापन के जो सारे
बातें कही गई हैं, इन ऑल टॉक्स दे आर द स्पेकुलेशन। कोई बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं है, इसलिए जब आप ही आंसर करेंगे आपको चारों पांचों लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ पंकज? यस सर, क्लियर, ऑल क्लियर सर, थैंक यू सर। एनीवन एल्स? हाँ, नेगेटिव स्टेप आई रिप्लेस ये। व्हाट इज द नेगेटिव स्टेप? अब हड़प्पा सभ्यता जो 2500 से 1500 बीसी के बीच रही है, जो 1000 ईयर की एक सभ्यता रही है, जब ये सभ्यता समाप्त हुई तो इस सभ्यता के समाप्त होने के बाद जो इसके सक्सेसर आए उनको सिटी लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं था। तो अगर आप जो वैदिक एज के लोग हैं जो हड़प्पा सभ्यता को सक्सीड कर रहे हैं, वह एक पश्चारी संस्कृति के थे, उनको सिटी लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं था। तो एक स्ट्रक्चर्ड सभ्यता जहां पे सिटी लाइफ इतनी अच्छी थी, ट्रेडिंग सिस्टम थे, इकोनॉमी थी, उसके बाद की जो सभ्यता थी वह एक पिछड़ा हुआ खत्म था। इसलिए यह एक नेगेटिव स्टेप है हिस्ट्री ऑफ द इंडिया में। क्लियर? और कोई? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इनफैक्ट एक क्वेश्चन मेरा है सर। बोलो। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन काफी कुछ अच्छा की थी ट्रेडिंग में, एंड फॉरेन ट्रेडिंग का भी एक मतलब काफी सारे साक्ष्य मिलते हैं। बट सर ये फॉरेन ट्रेडिंग जो भी होता था वो होता था वाया ओशन। Yes. तो उसके वाया रिवर्स ये सर। तो उसके लिए सर एक कंपास वगैरह में भी काफी डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है उनको ऐसा कोई ये क्या है, जो अपनी हिस्ट्री है वह सोर्सेस से एक्सप्लेन होती है। अगर इनको दिशा का ज्ञान था, कंपास का ज्ञान था, कोई उसका सूत्र मिला नहीं है। अगर उनको सबसे समस्या क्या है, हड़प्पा सभ्यता का जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ी नहीं गई है। तो हड़प्पा सभ्यता की जब स्क्रिप्ट को हम पढ़ नहीं पाएंगे, लैंग्वेज हम पढ़ नहीं पाएंगे, तब तक उस बात पे कह सकते हैं। लेकिन जो आप कंपास की बात कह रही हैं उसका कोई एविडेंस नहीं मिला हुआ है, वो उनको जानते थे या नहीं जानते थे। तो अगर कंपास का विकास देखे, अगर आप जो उसका विकास देखे, वह बहुत बाद में होता है, वह उस समय लोगों को पता नहीं था। जब हम आगे आएंगे तो आपको हम बताएंगे कि उसका विकास कैसे और किस तरह हुआ। शायद पिछले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। और कोई? हेलो। हाँ सर। हेलो हेलो। हाँ एक आदमी। हाँ बोलो, कोई एक आदमी। यस स्पीक। हेलो। हाँ बोलो। सर स्पीक। हाँ सर, प्रणाम, मुकुल बोल रहा हूँ। हाँ मुकुल बोलो। सर अभी पढ़ाया था आपने कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी, फिर सर मतलब शहरी से अगला स्टेप इसके ग्रामीण की तरफ क्यों उन्मुख हो गया? फिर जब पूरी नष्ट हो गई तो फिर मतलब शहरी के तत्व तो अगली सभ्यता में नहीं आए, केवल ग्रामीण सभ्यता की क्यों? ये समझ उनको पता ही नहीं था जी। जो दूसरी सभ्यता के लोग आए, उस सभ्यता के लोगों को पिछली सभ्यता के बारे में पता ही नहीं था, और वह इतने विकसित नहीं थे, उनका दिमाग इतना विकसित नहीं था इस चीज पर कि वह उस बारे में कुछ काम कर सके। सर इस तथ्य से तो ये भी स्पष्ट हो जाता है कि आर्यों ने आक्रमण किया ही नहीं, क्योंकि अगर आर्य आक्रमण करते तो उनको नगरीय सभ्यता के बारे में पता होता। सभ्यता को पता कर, हाँ, सभ्यता को पता करना और सभ्यता का इस्तेमाल करना दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो पहला सवाल जो आप कह रहे हैं कि दोनों के टाइम फ्रेम में लगता है गैप है। देखिए पहली बात मैंने पहले कही कि आर्यों के आक्रमण का कोई साक्ष्य नहीं मिला आज तक। ये मैंने पहले ही कहा कि आर्य आक्रमण की जो थ्योरी है वो एस्टेब्लिश हुई नहीं है। इसलिए आप चाहे जितनी किताब पढ़ें, आप आरसी मजूमदार पढ़ें, किरण बाला पढ़ें, जितनी एडवांस किताबें हड़प्पा सभ्यता को देख कर लिखी गई हैं,
किसी भी किताब ने, किसी भी ऐसे इतिहासकार ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने आज तक इसको एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ है। तो वह एक थ्योरी नहीं है, वो कंजक्चर है, स्पेकुलेशन है। तो पहली बात तो ये साफ हो गई कि आर्यों के कारण हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है, यह एक अनुमान है। जैसे 5 अनुमान आप लगा रहे हैं, उसमें एक अनुमान ये भी है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। दूसरी बात कि अगर हड़प्पा सभ्यता में मान लो आर्य आए, तो आर्यों ने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? यहां पर एक टाइम गैप की थ्योरी आती है। यहीं पर वो थ्योरी काम करने लग जाती है कि जो जलवायु परिवर्तन, पैंडेमिक, नदियों का जो धारा परिवर्तन हो गया है, उससे हड़प्पा सभ्यता के लोग मर गए और एक टाइम गैप के बाद आर्यन वहां आते हैं। ये बात तो कही जा सकती है। इट्स फाइन सर। जी सर, ये जो आपने ये स्टेटमेंट बताया कि यह एक पिछड़ा कदम था, तो सर इसमें केवल हम नगरीय सभ्यता को शामिल कर सकते हैं या यह भी शामिल कर सकते हैं कि आर्य जो है वो हड़प्पा सभ्यता की तुलना में आप ऐसा करो, आप संबंध लिखो, में पीछे रहे? हाँ, मैं आपको क्वेश्चन समझ गया। आप लिखो 10 पॉइंट हड़प्पा सभ्यता का, 10 पॉइंट लिखो आर्यन कल्चर को, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। मैं जब आर्यन की कल्चर पढ़ाऊंगा अगले क्लास में, आज तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा पढ़ाना क्योंकि ऑलरेडी 1.5 घंटा हो गया है, तो उसमें आपको साफ लग जाएगा कि जो मल्टीपल फैक्टर्स थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ के मल्टीपल फैक्टर्स थे, वो ये कहते हैं यह एक बहुत विकसित सभ्यता थी। और जो आर्यन संस्कृति के जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वो ये कहते हैं वह सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना में पिछड़ा हुआ कदम था। ठीक है? हेलो जी सर। हाँ हेलो, हाँ सर, नमस्ते सर जी। बोले। हाँ सर जी, एक अभी किसी ने सवाल टाइप किया था थोड़ी देर पहले कि क्या हड़प्पा सभ्यता से दूध के साक्ष्य मिले हैं? मिल्क के? किसके साक्ष्य? हाँ, दूध के। तो ये एक लास्ट ईयर 2019-20 में एक अभी मतलब खोज हुई थी, तो उसमें हमें एक जगह थी भरदा कोटली, शायद में भी गुजरात में, वहां से हमें दूध के साक्ष्य मिले हैं। और शायद ये जर्मन और इंडियन या फिर जर्मन कनाडा की एक रिसर्च टीम थी वैज्ञानिकों की, उन्होंने इसको खोजा। अभी ये पता नहीं अभी तो आया कि नहीं, लेकिन ये उस टाइम था 19-20 की स्टार्टिंग की, शायद मुझे याद आ रहा है। देखिए, तो ये हड़प्पा सभ्यता में जो डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ उसमें गोट थी। जब डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ तो दूध के साक्ष्य थे ही वहां पे ना। आप बात करें कोटदीजी के बारे में, जो नया एक प्लेस प्राप्त हुआ है, तो दूध के साक्ष्य तो थे। नहीं सर, वो भरदा कोटली है जगह, कोटदीजी नहीं है। एक तो शायद गुजरात में एक खोजी गई थी, अब मुझे एग्जैक्ट प्लेस नहीं याद आ रहा क्योंकि लिखा है कहीं कॉपी में, उसको देखना पड़ेगा। करंट अफेयर्स में था उस टाइम। ओके, तो आंसर क्या था? मतलब उसमें ये निकल गया कि हाँ, उस टाइम उनको दूध मतलब वो स्टोर करके रखते थे, वो पॉटरी मिली है उसमें, उसके मतलब। तो फिर जो मैं कह रहा हूँ जो वो कह रहा है, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ है? नहीं, गाय नहीं थी उस समय, काऊ नहीं थी, वर्तिका लिख रही, काऊ नहीं थी, तो कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ है? अच्छा ठीक है। नहीं मतलब ये था कि क्या अभी तो ये बुक्स में कहीं है नहीं मेंशन ऐसा, लेकिन ये करंट में था। भैया मैं कक्षा 6 को पढ़ा रहा हूँ, तो कक्षा 6 से ही चलो ना यार। पहले कक्षा 6 तो पढ़ लो। बच्चा पहले 2 साल का होता है, फिर 5 साल का होता है। अब आप दूध के साक्ष्य मिले कि नहीं मिले, उसमें कितने इतिहासकारों ने क्या कहा, उसको करें, उसी में उलझ जाएंगे। आप स्टेप वाइज चलो। ओके सर। यस श्योर। क्या नाम है? कोटदा भाडी, 24 अक्टूबर में। यस नहीं, वो श्योर ने टाइप कर दिया है, कोटदा भाडी इन गुजरात, 24 अक्टूबर कहते हैं हिंदू के लिए। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर सबसे अच्छी चीज है सिविल सर्विसेज के लिए। और कोई सवाल? यस सर। बोलो सर, कह रहे थे कि सर। बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। कल किसी को अंग्रेजी में प्रॉब्लम थी, आज है क्लास में या छोड़ दिया क्लास?
सर जैसे हाँ सर जैसे जलवायु परिवर्तन या फिर और कई सारे बाढ़ या जलवायु परिवर्तन आ रहे हैं, तो उसमें अगर सामूहिक नरसंहार नहीं हुआ होगा, सामूहिक लोगों की मृत्यु नहीं हुई होगी, तो जो आर्यन और सिंधु सभ्यता के बीच में जो कुछ सभ्यताएं थी, जैसे मालवा थी या मध्य भारत में, तो क्या किसी ऐसी सभ्यता में सिंधु सभ्यता के से जुड़ाव के चिन्ह मिलते हैं? यार ये बताओ, जिसमें इतिहासकार को ही नहीं पता है, आप क्यों परेशान हो? आपको तो सिर्फ सिविल सर्विस सिलेक्शन चाहिए ना यार, आप इतिहासकार क्यों बन रहे हो? जिसको इतिहासकार ही नहीं जान पा रहे, आप क्यों परेशान हो? आप देखिए, नॉलेज गेन करना हमारा काम है, आपका काम नहीं है। आपका, हमको नॉलेज गेन क्यों करना पड़ता है? हमको आपको पढ़ाना है, आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको 50, 100, 150, 200 शब्द में लिखना है। इतना आप घूमोगे, फिर घूमते रहो, आप ढूंढते रहो। मैंने कह दिया 4 कारण हैं, यही 4-5 कारण लिख दो, फिर लिख दो अभी तक कुछ पता नहीं, काम खत्म हो गया। अब उसमें लिखते रहोगे इतिहासकार बोलता है, वो इतिहासकार बोलता है, उससे करना क्या है? यूपीएससी ऐसा कुछ पूछती नहीं है कि आपको बिना, यूपीएससी बिना मतलब कुछ परेशान नहीं करती है। जिसमें एक्सपर्ट, जैसे शोर ने ठीक कहा है, जिसमें एक्सपर्ट श्योर नहीं, उसमें यूपीएससी नहीं घुसती है। यूपीएससी सिंपल काम करती है कि भैया जो चीज है बताओ आप मेरे को। अब आपसे 150-250 शब्द में तो लिखवाती है, ज्यादा तो लिखवाती भी नहीं है आपसे। देखिए, मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, हाउ टू एनालाइज। कक्षा 6 की एनसीईआरटी आप सब ने पढ़ी होगी पहले, लेकिन आपको 10% में नहीं आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। सर हाँ बोलो सर। एक ये भी सर प्रश्न हमने थोड़ा सा सर जगह पर दो तथ्य टकरा जाते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता में कितनी प्रजातियां निवास करती थी। कहीं 3 मिलता है, कहीं 4 मिलता है। मैंने तो लिख तो दिया आपको, वो साफ साफ लिख दिया, कक्षा 6 किताब में साफ साफ लिखा हुआ है। मैं वो लिख दिया, वो 3 थी, चौथे एक और थे। नहीं सर, वो वर्ग नहीं, वो वाला सर, जैसे वो प्रुस्टो ऑस्ट्रेलाइड हो गए, अल्पाइन हो गए, मंगोलाइड हो गए। यार ये हम आएंगे ना, जब हम लोग पढ़ेंगे, जब एडवांस कोर्स में वहां पढ़ेंगे ना, आज उसको पढ़ के क्या करोगे? तो कक्षा 6 ही पढ़ रहे हैं ना हम तो। जी जी। जो आप कह रहे हो कि उसमें कौन कौन सी प्रजातियां थी, क्या थी, तो वो आगे की बात है ना। पहले ये तो पढ़ लो, पहले फाउंडेशन तो समझ लो ना आप। पहले मास्टरी वही करो जिसपे आपको करना है, पहले ये तो कर लो ना, फिर उसमें आगे आएंगे ना। वो तो बहुत लंबा चैप्टर है। जब हम लोग 12th, मेरे ख्याल से 12th में हम लोग एडवांस में लेके आएंगे। 12th में भी शायद है कि नहीं, 12th में भी नहीं है वो ग्रेजुएशन के लोग उसको पढ़ा करते हैं। और कोई और किसी हाथ उठाया था? और बताओ। यस सर। हाँ सर रात में सर हड़प्पा सभ्यता के लोग सर उजाला कैसे करते थे? दीपक से। बत्ती का आविष्कार तो हुआ नहीं था उस समय। यस सर, यही सवाल था सर। मतलब सर बत्ती लाइट का आविष्कार कब हुआ? सर बिजली भी नहीं थी उस समय। बिजली तो मुगलों के पास भी नहीं थी। यस सर। तो सर वो बिजली तो मुगलों के पास भी नहीं थी। चिमनी का यूज करते थे। हाँ सर चिमनी का यूज किया जाता था ना पहले। भाई, मैंने आपको पहले ही सिखाया कि जो पत्थरों से आग बनाना आदि मानव ने सीख लिया था। तो उस पत्थरों की आग से जंगल को जला के ये सुबह करते थे। उस समय पेट्रोल और डीजल और केरोसिन तो था नहीं, तो न पेट्रोल मिला, न डीजल, न केरोसिन, न बिजली। तो क्या करोगे आप उजाला? बताओ क्या रास्ता है? लकड़ी ही तो जलाओगे, मशाल तो ही जलाओगे, और क्या करोगे? और कुछ? ओके सर। आप लोग बड़े तेजस्वी लोग हो, ऐसा सवाल लाते हो। मतलब बिजली नहीं थी भाई, बिजली क्यों नहीं थी? और कुछ? अब मैं आपको इंडस वैली पे 2-3 सवाल फ्रेम करता हूं।
आप लोग, मैंने पहले ही राय दी है कि एनसीईआरटी की एक 36-37 किताब का जो एक आता है सेट, आप लोग परचेज कर लीजिए। मैं अभी लिंक फिर पोस्ट कर दूंगा चैट पे, वो किताब आप रख लीजिए और उस किताब को हम लोग पढ़ा। जैसे शौर्य ने कल बताया, शौर्य ने इकोनॉमिक्स का मेजर पोर्शन कल कर दिया, एक किताब बची है। अब आप लोग एनसीईआरटी के पढ़ने की कोई बहुत जरूरत बची नहीं रह जाएगी। जो टॉपिक हम लोग कवर करें उसमें एनसीईआरटी कोई ऐसा बचा नहीं है जो आपको पढ़ना। किताब आप जरूर रखिए, लेकिन डोंट वेस्ट टाइम मत वेस्ट करो। आप इसी नोट्स को बनाने की कोशिश करो। मेरी स्पीड भी क्वाइट स्लो है, काफी कुछ हम लिख दीजिए, 100 तो और ज्यादा लिख देते हैं, मैं भी कुछ कुछ लिख देता हूं, शायद आपका काम हो जाना चाहिए। ठीक है, सौर ही बोल रहा है कि भाई हम आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आपको बता भी देते हैं कहां से क्या, आप इंफॉर्मेशन गैदर करो ना आप लोग, और नोट्स बनाना सीखो। मैं हमेशा बोलता हूं नोट्स पॉइंट में होना चाहिए, एरो होना चाहिए, डॉट। नोट्स जितना कंडेंस बना सकोगे उतना ही सफल हो पाओगे। अगर आपने 5000 पेज के नोट्स बना दिए तो बेकार हो चुके हो आप। मेरे ख्याल से किसी का कोई सवाल नहीं बचा है, तो ना आई विल कॉल द डे। आज मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं, अगर मैं चाहता तो कुछ और करता, लेकिन इट्स ओके। आप लोग तैयार करो, मैं अभी सवाल लिख दूंगा। अभी समृद्धि का मैंने देखा, उन्होंने नोट्स बनाया हुआ है, मैं उसको चेक करता हूँ क्या है उसमें। आई विल राइट ऑन द चैट। एक किसी ने सवाल का जवाब क्या लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है कि आपने दूसरा एक लेक्चर हम लोगों ने दिया था जिसमें इल्यूसिडेट, क्रिटिकली एनालाइज, कमेंट, सारे शब्दों को एक्सप्लेन किया है, उसको आप लोग फिर से सुनिए। तो टेक केयर, गुड नाइट, विल सी यू सून अगेन।